बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर और मैं साबिर भाई के साथ इमरान रियाज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साबिर भाई शुरू करें। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं कराची से। और सोहेल अफरीदी साहब पंजाब जाते हैं तो हस्बे मामूल उनको मौका नहीं दिया जाता और मरियम सरकार जो है वो उन पर पल पड़ती है। उनके रेस्टोरेंट बंद, मस्जिदें बंद, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, सब कुछ। और अभी भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जीटी रोड में उनके साथ भी यही हुआ। और दूसरी जानिब गाड़ियां भी तोड़ दी, सब कुछ हुआ, गुल्लू भट्ट भी आ गए, हर चीज़ आ गए। दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी साहब जाते हैं सिंध कराची में और उनको बाकायदा तौर पे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद की अहम तरीन जमात और उसके बगैर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत एक दिन बरकरार नहीं रह सकती, वो उनको इस्तकबाल करती है उनका। सईद गनी साहब जाते हैं, सूबाई वजीर हैं, बहुत अच्छी बात है और जमहूरियत का यही हुस्न है। लेकिन जमहूरियत का हुस्न तो हमने देखा है, लेकिन इतना हुस्न कभी नहीं देखा है इमरान भाई कि दो, एक अपोजिशन और एक हुक्मरान इत्तेहाद, और इतना ज्यादा हुस्न हमें डुल के नजर आए। साबिर भाई मुझे ना ये इस सारे मामले में जिस तरह ये दिखाई दे रहा है ना, अल्लाह करे ये वैसे ही हो, लेकिन ना मुझे ये इस तरह नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पिछले 3.5 साल में हर गुनाह की बराबर की शरीक है। बिल्कुल। बिलावल के अपने मुंह से हमने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज सुना है, डंडे वाली जमहूरियत भी हमने बिलावल से सुनी। डेफिनेटली हम लोगों पे, मेरे पे, आप पे, अरशद शरीफ भाई पे जो पहले मुकदमात हुए वो हमारे पे सिंध में हुए। जी हाँ, बदीन के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में हम पे पहले मुकदमात हुए। सहाफियों पे सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की सरजमीन तंग है वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, वो सिंध है। वो सिंध है। सूबों के अंदर सिंध में बहुत तबाही है, पंजाब है, सिंध है, वफाक है। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत बाद में आता है। फिर इलेक्शन चोरी करने में भी ये शामिल, फॉर्म 47 के अंदर भी ये शामिल। अदालत के हर घटिया फैसले के बेनिफिशियरी यही लोग थे। 26वीं तरमीम में भी यही, 27वीं तरमीम में भी यही। यानी आप, जमहूरियत इनकी उस दिन कहां थी जिस दिन हमला हो गया था पार्लियामेंट के ऊपर और नकाब पोशों ने आके वहां से एमएनए उठा लिए थे। जी, उस दिन जमहूरियत कहां थी जिस दिन पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर अटैक हो गया था और वहां से एमएनए को हरासा किया गया, उनको अगवा किया गया। एमएनए की बीवियों, बेटियों, बहुओं और बहनों को भी अगवा किया गया, उनके तशद्दुद किया गया। एक एमएनए ने खुद को जाकर हवाले किया कि जी मैं आ गया हूं, मेरी बेटी को और मेरी बीवी को और मेरी बहन को आप छोड़ दें। ये सारा कुछ जब हुआ पाकिस्तान में तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो जमहूरी बने या जमहूरी बनकर भी दिखाए। हालांकि बिलावल ने एक एक दिन में फजलुर रहमान के घर में आईनी तरमीम के लिए 8-8 चक्कर लगाए। जी हाँ, घंटे घंटे बाद ये मिलने जाते थे नई ऑफर लेकर, फिर इन्होंने तरमीम करवा भी ली। ये अचानक क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी को जमहूरियत जाग उठी। देखिए ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 जगह पे है। एक वफाकी हुकूमत में, ये 4 जगह पे है। एक ये फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सेदार है। जी हाँ। अब क्या इस्लामाबाद के अंदर कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक्टिविटी कर सकती है? नहीं। दूसरा, इनके पास हुकूमत है आजाद कश्मीर में। बिल्कुल। क्या आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक्टिविटीज कर सकती है? जवाब है नहीं। तीसरा, इनके पास हुकूमत है बलूचिस्तान में। जी हाँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के नाम 4 शेड्यूल में डाले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और उन्हें किसी किस्म की एक्टिविटी की, सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। और आखिरी हुकूमत इनके पास सिंध में है। सिंध में इन्हें ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया? इसके पीछे ना मुझे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर नून लीग को गंदा कर रहे हैं कि इनको गंदा करो, इन्होंने किया जो किया, हमने नहीं किया। राइट। यानी अगर सिंध में पीपल्स पार्टी गंद नहीं मारती और पंजाब में गंद मारा जाता है पीटीआई के साथ, तो ये तासुर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इस लड़ाई झगड़े के पीछे हम नहीं है। यानी आज बहुत सारे ऐसे लोग जो अच्छे खासे अक्लमंद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें, अगर पीटीआई को मारने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती तो पीटीआई को कराची में भी मार पड़ती। इन्हें कराची में मार क्यों नहीं पड़ रही, लाहौर में क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है नून लीग मार रही है, वो ये अब तासुर दे रहे हैं, ये बात फैला रहे हैं। तो एक तो हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर पीएमएलएन को गंदा कर रहे हैं।
दूसरी इसके पीछे एक और भी चीज हो सकती है, वो ये है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया था कि रोक तो हम सकते नहीं है, क्योंकि कराची में उस लेवल की पुलिस पावर नहीं है कि इतने बड़े मॉब को और इतने सारे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो उन्होंने बेहतर तरीका यह सोचा कि हम इनको रोक तो सकेंगे नहीं, ये अपनी मनमानी करेंगे, लोग निकल भी आएंगे, लोग रिएक्शन भी देंगे, लिहाजा हम इन्हें फ्री हैंड दे देते हैं और एक जमहूरियत का तमगा अपने गले में डाल लेते हैं। दूसरा मुझे इसका ऑप्शन यह लगता है। तीसरा मुझे एक और ऑप्शन भी इसमें लगता है। मुझे यह लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो और पीएमएलएन की अपनी स्ट्रेटेजी हो और दोनों के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक रूम रखा हुआ हो। यह पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इतना मार्जिन दिया हो कि आप अपने अपने तरीके से निमट लें मुजाहिरीन से या जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं उनसे। तो पीएमएलएन ने वही किया जो नवाज शरीफ ने जनरल जलानी के गमले में जब उसकी पनीरी लगाई गई थी, जनरल जलानी की गोद में जो कुछ नवाज शरीफ ने सीखा, जनरल ज़ियाउल हक के बूटों के साथ लटक के झूले लेते हुए नवाज शरीफ ने जो जो चीजें सीखी, फिर उसके बाद हमीद गुल से लेकर कई जर्नलों तक नवाज शरीफ ने जिस जिस गोद के अंदर सैर की और जिस जिस गोद के अंदर उनकी परवरिश हुई, उन जर्नलों से नवाज शरीफ साहब ने जो जो सीखा, आज नवाज शरीफ वही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मर्डर के बाद यह एक नई पीपल्स पार्टी बनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी जिंदगी को काबिले फख्र नहीं थी, जर्नलों के साथ उनके भी बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन उनकी जिंदगी का इख्तिताम बड़ा कमाल हुआ। जी, ज़ियाउल हक ने अपनी जिंदगी के इख्तिताम में अपने सारे जराइम धो दिए और अपने खून से धो दिए। जैसे इमरान खान साहब ने अगर माजी में कहीं पे गलती की तो आज उन गलतियों का अजाला उससे बढ़ के उन्होंने कर दिया। बिल्कुल, सारा बल्कि पूरी कौम का अजाला करवा दिया उन्होंने, कफारा अदा कर दिया उन्होंने, पूरी कौम का भी कफारा अदा कर दिया। तो वो एक नई पीपल्स पार्टी थी। लेकिन जरदारी साहब ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद जो मफाहमत का एक तरीकाकार अपनाया था, उसने पीपल्स पार्टी को बहुत डैमेज किया और वो अब तक चल रहा है। हमें ना मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए इन 4 दिनों का। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन गुजर गया, 3 दिन बाकी रह गए। इन्होंने मंडे को एक बार से खिताब करके वापस चले जाना है। जी हाँ। तो जब ये मंडे को वापस जाएंगे ना, जब सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे वापस पहुंचेंगे, फिर हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया, और ये नीयत के साथ हुआ या बदनीयती के साथ हुआ। एक और इतला भी है, एक और एनालिसिस भी है। वो ये है कि चूंकि जनाब फील्ड मार्शल जो है वो जुड़ गए हैं आले शरीफ के साथ, और यहां पे अब जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी जो आ रही है, कि इस वक्त इसमें तो कोई शुबा नहीं कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो आले शरीफ के साथ जुड़ गए हैं। नहीं, नून लीग के लोग, एमएनए, उनके मिनिस्टर, वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं। जी हाँ। वो नवाज शरीफ का नहीं कहते हैं, वो आसिम मुनीर का नाम लेते हैं। और वो रीइंस्टॉल उनको किया जा रहा है। रीइंस्टॉल करके ये पंजाब में गवर्नमेंट भी उन्होंने जानबूझ के इसी तरीके से दी एक। तो ये सारा हमारा अब जो है फिर 27वीं तरमीम के बाद, जो 27वीं गैर-आईनी तरमीम के बाद जो 5 साल दिए मजीद, और उसके बाद ताहियात इस्तिस्ना, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, अगर ये अगला इलेक्शन भी जनरल आसिम मुनीर साहब करवा देते हैं, और जो कि एज पर प्लान हो जाता है, और उसमें तो उन्होंने वो राजकुमारी को वजीर आजम बनाया। जी, वजीर आजम, बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने वजीर आजम बनाना है मरियम साहिबा को, और 2029 में इलेक्शन है और 2030 तक फील्ड मार्शल है। तो 2029 में जो इलेक्शन होगा, एज पर प्लान मरियम साहिबा वजीर आजम होंगी। अब अभी तक की जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी तहदी जमात है और गारंटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए एक भी एंट्री नहीं है। वहां पे वो बेचारे, नहीं, बिलावल को फ्री हैंड दिया था, लेकिन बिलावल को देखे ना, पंजाब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। पंजाब पीएमएलएन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वादे किए गए थे, जो वादे हैं, हमारे अपने डीपीओ लगाए, हमारे बॉडीज वाले मुल्तान हमें दें,
मसलन हमारा डीसी हमारा हो, हाँ, DPO हमारा हो, हाँ जी, पिंडी गुजर खान, राजा परवेज शेख साहब, वो हमारे हों, वो ब्यूरोक्रेसी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, फिर डेवलपमेंट्स में मांग रहे हैं, फंड में मांग रहे हैं, फंड में मांग रहे हैं। तो पंजाब में मरियम साहबा बिल्कुल एंट्री नहीं। फिर एक और बात है, वो ये है कि 2.5 साल 50-50 जो फार्मूला है ना, वो है कि 50-50 हम पहले 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब, अगले 2.5 साल बिलावल है। हाँ, ये पहले था, तय था, ठीक है। अब उसका इजहार गिलानी साहब कर चुके हैं। हाँ। और उनका भी ये 50-50 तय हुआ था। ये तब हुआ था तय जिस वक्त रिजल्ट रोके गए थे। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त बुला के एस्टेब्लिशमेंट बोले तो आसिम मुनीर साहब, उस वक्त ये पैगाम दिया गया था बुलवा के जरदारी को और शहबाज शरीफ को कि जनाब इमरान खान साहब आ रहे हैं, हाँ जी, और इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, अब आप लोग फार्मूला तय कर ले, हमारे पास वक्त नहीं है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें जो फार्मूला तय हुआ था, जिसको गिलानी साहब ने कहा कि 2.5 साल शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेगा, फिर 2.5 साल बिलावल वजीर आजम रहेगा। लेकिन बाद में बदनीयती ये हुई कि नून लीग की सीटें बढ़ाना शुरू कर दी। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, पीटीआई का ये भी नायल, ये नून लीग को दे दो, वो नायल, ये भी नून लीग को दे दो, यहां पे री इलेक्शन हो रहा है, ये भी नून लीग को दे दो, ये बंदा हटा दिया, इसको सजा हो गई, ये भी नून लीग को दे दो, मखसूस नशिस्तें वो भी नून लीग को दे दो। यहां तक के जब सारा सौदा नून लीग को दिया तो सादा अक्सरियत होगी, सादा अक्सरियत हो गई। ये जो बात हुई है, इसके बाद तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने सरवाइव करना है। और अगर पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ कंपेयर करें तो नून लीग तो कहीं भी नहीं है, जमीनी हकायक ही है। ग्राउंड में तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग से ज्यादा सीटें, बहुत ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि आप जितना भी 17 वाले हैं ना, हाँ, हम आप जितना भी इख्तलाफ कर लें, नून लीग की तो 15 से 17 सीटें इससे ज्यादा है नहीं। और पंजाब बिल्कुल फारग, सिंध से वो फारग, बलूचिस्तान से वो फारग, खैबर पख्तूनख्वा से वो फारग, हर जगह से वो फारग हो चुके हैं। अब नून लीग का सिर्फ एक ही है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध में और कुछ एरियाज में उन्होंने फार्म 47 की सीटें ली हैं, लेकिन उनकी अपनी सीटें पीएमएलएन की सीटों से ज्यादा। एक और बात फिर यह है कि जो फार्म 47 है सिंध में, वो पीपल्स पार्टी ने दिया, वो दिया एमक्यूएम को। हाँ, बड़ा उनको दिया, ठीक है ना, बड़ा एमक्यूएम की एक सीट भी नहीं, हाँ, एक भी नहीं थी। वो सारे का सारा चंक उठा के दे दिया आपने एमक्यूएम को, बहुत सीटें दी इन्होंने। और पीपल्स पार्टी ये समझती है, जरदारी साहब भी, कि जनाब ये हमें हमारे ऊपर लाके बिठा दिया, एमक्यूएम को सवार कर दिया, वरना ये फार्म 47 हमें भी दिए जा सकते थे पीपल्स पार्टी कराची से, हैदराबाद से। अब एक ये मसला हो गया। उसके बाद बाकी पंजाब की और सारी बातें हो चुकी हैं। अब पिछले दिनों एक और काम हुआ, जैसे ही बिलावल या जरदारी साहब हल्की फुल्की कोई बात करते हैं ना, कि और मरियम को टॉन्ट करते हैं और बताते हैं कि जी हम 45 वाले हैं, आप 47 वाले हैं। आपको याद होगा कि अचानक मुस्तफा कमाल साहब 3-4 दिन, दो हफ्ते पहले अचानक उठे, हाँ जी, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को गालियां देनी शुरू कर दी। उनको फिर दोबारा से कहा गया कि जनाब हम आप पे हवा भर रहे हैं, यानी कराची जो है, फिर ये कि सिंध को 17 से पहुंचाया था 75 पे पीएमएलएन को, हाँ जी, और पीपल्स पार्टी जो है उसको 54 पे रोक लिया। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सीटें अपनी भी थी वो 30 से 35 के बीच में वो अपनी सीटें जीते, इतना वो जीते थे। उनको फार्म 45 के अलावा फार्म 47 भी मिले कुछ एरियाज में, लेकिन जो फार्म 47 उनको वो दरकार थे, खास तौर पे कराची वाले, वो नहीं दिए, हैदराबाद वाले, वो उनको नहीं दिए, वो एमक्यूएम को मिल गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। तो ये जब जमा तफरी, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का और मरियम नवाज का ये नेक्सस नहीं तोड़ा जाता, अगर ये नेक्सस नहीं तोड़ते मरियम नवाज का और आसिम मुनीर का, तो फिर अगला मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी को तो फिर अगली मंजिल है। नहीं, उन्हें तो अब समझ आ गई है ना पीएमएलएन को कि जूते पॉलिश करी जाओ और किसी तरह इक्तदार ले लो, एक दफा इक्तदार में आके बैठ जाओ, उसके बाद अवाम में जाना ही नहीं है। अवाम जाए अपना काम करे। देखे ना, 1900 बंदा कोई मार दे पुलिस मुकाबलों में। और आज मुझे निशान, एक जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी बात हुई, 2-3 और जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैंने पहले पूछा, एक हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं जी ये बंदे रोजाना की बुनियाद पे मार रहे हैं, और सीसीडी कत्लेआम करती चली जा रही है। मैंने उनसे कहा जी ये इसका डिजाइन क्या है?
یہ جو قتل عام ہو رہا ہے کوئی وجہ کوئی طریقہ کار کچھ؟ انہوں نے کہا جی یہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ دل کو تسلی دینے کے لیے بندے مار کہ مارو بندے، سر اور بے شمار بندے ایسے مار دیے ہیں جن کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ابھی ہائی کورٹ میں کیس پہنچا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں کئی کیسز پہنچے ہوئے ہیں۔ تیفی بٹ کا تو معاملہ الگ ہے نا، وہ تو بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے نا تیفی بٹ والا۔ اس کو تو بلوا کے مارا، ان کو بلایا دبئی سے لے کے مارا، دبئی سے کراچی اتارا، کراچی سے ان کو بائی روڈ لے کے آ رہے ہیں۔ 5 بھائیوں کو اٹھایا انہوں نے ایک ولیمے میں سے، جی ہاں 3 بھائی تھے، بالکل 2 ان کے داماد تھے فیملی کے، ان 5 کو اٹھایا ایک ولیمے میں سے، ایک شادی میں سے، اور 5 کو الگ الگ شہروں میں قتل کر مار دیا، اور اگلے صبح 5 FIR اور 5 لاشیں ان کے گھر والوں کو کہا پھر ٹوڑ کے لے لیں آپ جا کے۔ اور یہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں اس بارے میں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بھی کنسرن شو کر چکی ہیں اس ایشو پہ۔ ایک خاتون امریکہ میں ماری گئی ہے آئس کے خلاف، پوری دنیا میں رپورٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا میڈیا بھی رپورٹنگ کر رہا ہے، بہت کر رہا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں کر رہا۔ سر آپ دیکھیں کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہے، جی ہاں پولیس اس کو اٹھانے آئی ہے کہ تم پہ شبہ ہے کہ راشد جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے تو تم ان کے ساتھ نکل کے احتجاج کرو، ہمیں لگتا ہے کہ تم PTI کے ورکر ہو۔ راشد یوسف، اچھا اس کو انہوں نے گھسیٹنا شروع کیا، اس کی بچیاں آ گئی، انہوں نے اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے، یہ آغا شیخ سرور ان کے گھر گئے ہوئے تھے، کچھ اور دوست اردو پوائنٹ کی بھی اسٹوری ہے، خود بھی انٹرویو کیا، وہ انہوں نے بندوق تان دی چھوٹی بیٹی کے سر پہ، بالکل وہ آدمی اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس کی فیملی بتا رہی ہے اس کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے اس نے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ مجھے۔ بیٹی کا تو آپ کو پتہ نا تکلیف بہت ہوتی ہے، وہ اس کو لے گئے تھانے میں، وہ وہاں پہ جا کے اس کو فوت ہو گیا، اور پھر اس کی لاش یہ اسپتال میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ امریکہ کے اندر انسیڈنٹ ہو تو پوری دنیا کے اندر خبر چلتی ہے اور پورے امریکہ میں احتجاج ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، اگر اس کا کوئی ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، کہ وہ کوئی چائلڈ آف اے لیسر گاڈ تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، آپ اس کی جان کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ IG پنجاب کہتا ہے جی کہ میں سو نہیں سکتا، میرے خواب میں آتا ہے، ایسا ہی ہے وہ ضلع شاہ، تو یہ آدمی IG کے خواب میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے صابر بھائی، اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں آپ کو یاد ہے ایک اور شخص کو بھی ایسے انہوں نے مار دیا تھا، بالکل ایسا ہی۔ تھوڑے دن پہلے یہ پیرا فورس والے انہوں نے اٹیک کیا، وہ اپنی ریڈی لے کے بھاگا، ایک مولن بال کا رہنے والا ریڈی والا تھا، وہ ریڈی لے کے بھاگا، اس کو اتنا زیادہ بھاگا اس کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ وہیں فوت ہو گیا، اس کی بھی بیٹیاں گھر میں۔ تو یہ جو ظلم کر رہی ہے نا پنجاب گورنمنٹ، ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے پبلک کے پاس نہیں جانا اور ان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، تو صابر بھائی کراچی آئے ہیں، جی ہاں اس کی بات پھر وہیں بات یہ ہے کہ اگر یہ نیکسس ہے جو کراچی واپس آتے ہیں، کیونکہ کراچی کیوں پیپلز پارٹی کیوں سپورٹ شروع ہوئی تھی، جہاں سے شروع ہوئی، تو جب تک جناب آصف منیر صاحب کا اور مریم صاحبہ کا نیکسس نہیں توڑا جاتا اور یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو 2029 سے پہلے ہی الیکشن کروا دیں گے، اور جیسے ہی کوئی چانس ملا انہوں نے الیکشن کروا کے مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنا دینا، اور اس کے بعد کیونکہ NFC ایوارڈ اور صوبہ سندھ، کیونکہ یہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں نا، سندھ کے ٹکڑے کر دو، پنجاب کے کر دو، ڈویژنل سطح پہ ضلع بنا دو، ایک اور ترمیم لے آؤ، اور معدنیات اور یہ سارے، اس کے پیچھے اب جتنی ہمت شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آرمی چیف بنا دیا، اس کے بعد 7 دن کا گیپ ہے، سیکنڈ ٹائم 7 دن، پھر 5 سال کی ایکسٹینشن دے دی، اس کے بعد رانا صاحب آتے ہیں، خواجہ صاحب آتے ہیں کہ ہم نے اوپر والی کیپ ہٹا دی ہے 64 سال والی، اب جب تک مرضی جائے، تو جب تک مرضی جائیں، تو یہ جو چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ اب مستقبل میں یہ، کیونکہ یہ امریکنز کو بھی پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عاصم منیر نون لیگ کے رہنما بالکل 100% ہے، اور اب اگر انہوں نے مقابلہ کرنا تو خالی نواز شریف سے نہیں کرنا، عاصم منیر سے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے سرپرست آئیں گے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی مجھے لگتا نہیں ہے، اشارے اس طرف جا رہے ہیں ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے نہ کبھی بھی یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ نہیں کرنا صاحب، ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ کل نواز شریف کو لات مارے اور نواز شریف کو پاسے کر کے بلاول کو لاگے سر پہ بٹھا لیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ ان کے بارے میں پریڈکشن دینی نہیں صابر بھائی کبھی، کہ آج عاصم منیر نون لیگ کے رہنما ہے نا،
कल कोई पता नहीं ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा मैं आपको एक बात परसों जमात इस्लामी के रहनुमा बने। मैं आपको अगली बात बता देता हूँ। अगर इमरान राज नहीं, इमरान खान अगर आज हल्की सी हाँ कर दें तो जनरल आसिम मुनीर अगली इनिंग्स इमरान खान के साथ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अगली इनिंग्स वो कहेंगे आए जनाब, अरे अपनी सीट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता फिर लोग। ये है इस तरह पाकिस्तान तो नहीं चलेगा ना साहब भाई। हाँ ये तो इस तरह पाकिस्तान तो चलेगा रूल ऑफ लॉ के साथ, तो आइन के साथ चलेगा। तो इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए सोहेल अफरीदी साहब। कराची ने रिस्पॉन्ड कैसा? कराची देखिए जी, कराची आपको बताऊं कि ये सारा उर्दू स्पीकिंग जितने भी थे हमारी फैमिलीज, वो सारी उनको हॉस्टेज कर लिया था अल्ताफ भाई। हालांकि उन फैमिलीज का कोई कसूर नहीं, वो पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग दिल से भी खड़े थे। हाँ, और बहुत सारी महरूमियां भी थी और उसका अल्ताफ भाई को फायदा हुआ। लेकिन अल्ताफ साहब ने ये किया, लेकिन रियासत में जुल्म भी बहुत। हाँ, वो तो फिर साथ साथ चलता गया। तो उसके बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो आजमा चुके थे। कराची और सिंध के लोग जो हैं, कराची हैदराबाद पार्टी तो इस्तेहसाल करती है ना शहरी सिंध का। वो तो शहरी और रूरल वो कानून ऐसा बन गया था। तो अब चूंकि सारे का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो गया पीटीआई को, इमरान खान को, और जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी बहरहाल जो है, एक और बात भी बता दूं, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बैरून मुल्क मुकीम है, बहुत अच्छे बासर आदमी है, कॉमन फ्रेंड है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग दोस्त कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए, जो मुश्तरक कदरात हैं, मुश्तरक जो कदरें हैं उस पे, और मुस्तकबिल के लिए ये प्लान आउट कर लें। और उसकी इब्तदा, कहते हैं कि उसकी इब्तदा ये दौरा सिंध से अगर ये बखैर खूबी अंजाम पाता है तो ये उसका एक पहला सीबीएम था। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये अगर होने ना तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होने। ये इस वक्त जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आसिम मुनीर साहब है ना, इंटरनेशनली उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान में 200-400 आदमी मार भी देंगे। तो इस वक्त ऐसा लगता है, उन्हें ये लगता है, क्योंकि ये उनके घर से बात बाहर आई हुई है कि अगर बंदे मारने भी पड़े तो हम मार देंगे, हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा है इस वक्त। ये उनके एस्टेब्लिशमेंट के बीच में से ये बात बाहर आई है, और आप जानते हैं कहां से आई है। तो इस वक्त तो उन्हें ये लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी बाहर निकलती भी है थोड़े अरसे में, तो ये थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को टाइट करेंगे और पीपल्स पार्टी वापस घुटनों पे आ जाएगी। ये भी हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पीटीआई जितनी मार अब किसी जमात में नहीं खानी। मार से ये सारे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें आइडिया भी होगा कि ये इस तरह मारते हैं और इस लेवल पे मार कुटाई को ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सीबीएम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये एस्टेब्लिशमेंट की है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा साबित करे कि जिससे वो अपनी नेक नियति साबित करे कि हम पीछे हट जाते हैं। एक और बात, पिछले दिनों एक स्टडी हुई है, ये आपको स्टडी ये हुई है कि वजह क्या है, हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। इमरान खान साहब, मसला क्या है, मसला क्या कोई काम किया जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि माइनस इमरान खान, उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं से अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। उसमें फिर ये था कि अगर हम हटा देते हैं शरीफ फैमिली को, यानी कि वो कहते हैं कि जो अवाम में नफरत है, अवाम में जो उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो एक हुआ जी कि आप ये आले शरीफ की वजह से ये है, इससे किनारा कश हो जाए। तो उससे उन्होंने कहा कितना फर्क पड़ेगा, इससे फर्क कितना पड़ेगा। ये इमरान खान का क्या, क्योंकि सवाल इमरान खान, वो कहता है कि इससे डाइवर्जन आएगी और वो जो नफरत है वो वाली एलिमेंट वो जरा कम हो जाएगा। ये उसको चेक तो नहीं कर रहे कराची में? लेकिन ना ये उसके बाद अगला एक और, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट किए हैं और बगैर सोचे समझे ही कर दिए हैं कि देखें जी पीपल्स पार्टी कितनी अच्छी है, पीएमएलएन कितनी बुरी है,
اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو کراچی میں بھی وہی ہوتا. ہاں جی یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ اچھا اس میں پیچھے اچھا اس میں یہ ایک اور بات ہے. اب نون لیگ جو ہے مریم صاحبہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مریم صاحبہ سوچ رہی ہوں گی کہ پنجاب میں تو ان کو ہلنے نہیں دیا, ہم سے گندا کام کروایا, پیپلز پارٹی سے یہ اچھا کام کروا رہے ہیں. ان کی بھی تو دیکھیں نا, جاتی عمرہ میں اس وقت بیٹھی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ٹھیک ہے کہ جناب یہی کام ہم سے کروا لیتے, اور یہ کام جو انہوں نے پیپلز پارٹی سے کروا لیا. تو اس لیے ایک تو اسٹڈی یہ ہوئی ہے. دوسری اسٹڈی یہ ہوئی ہے کہ اگر ہم پورے کا پورا سینیریو تبدیل کر دیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ٹھیک ہے عمران خان جیل میں ہے, وہ جو ونڈر بوائے ٹھیک ہے نا, ونڈر بوائے لے آئے اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئے 3 سال کے لیے, اور اس کے بعد پھر کیونکہ سارے مائنس ہو جائیں گے اور پھر سارے عمران خان کو اگر ہم ضمانت پہ رہا بھی ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں, سارے اپنا اپنا کام کریں گے, سارے برابر ہو جائیں گے. ہم 3 سال کے لیے گورنمنٹ لے آتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی. صابر بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہاں جی اسٹیبلشمنٹ آج نون لیگ سے الگ ہو جائے نا, ہاں جی نون لیگ کی عزت بڑھ جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بڑھے گی. ہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی عزت بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آئینی رول کی طرف واپس چلی جائے. پاکستانی وہ سارے موڑ کراس کر گئے ہیں جہاں جن بھول گلیوں میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. پاکستانی اتنے کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آ گئے ہیں, پاکستانی اتنے کلیئر ہو گئے ہیں, انہیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارے جرنیلوں نے اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچائے اور ان سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا. آج بھی آپ لکھیں ایک ٹویٹ, اس میں پوچھیں کہ پاکستان کے حالات کے لیے ذمہ دار کون ہے. آپ نواز شریف کا نام لکھیں, عمران خان کا نام لکھیں, زرداری کا نام لکھیں, آپ عاصم منیر صاحب کا لکھیں, آپ اس کو اور جنرلائز کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ لکھ لیں. اگر آپ کو 70% سے زیادہ لوگ اسٹیبلشمنٹ نہ کہیں تو پھر آپ مجھے پکڑیں. صابر بھائی اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی سے اپنے آپ کو دور کرے گی نا اس پارٹی کا فائدہ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو صرف ایک بات سے فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس گھٹیا اور گندی سیاست سے دور کرے. اور اس کا فوری طور پہ ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوری طور پہ بندے چینج کرو جو اصل کام کرنے والے جنہوں نے گند مارا ان کو ہٹائے بیچ میں سے. فوری طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو +1+3 کو ان کو ہٹانا پڑے گا. ان کو ہٹا دیں, جو مین بندے جنہوں نے کام خراب کیا ان کو بولے جی اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ. اور ایسے بحال ہوتی اس سے ایسے ہوگی, ادروائز کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک زرعین نظامانی کا ایک آرٹیکل ٹھیک ہے, اور وہ آرٹیکل کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ڈیلیٹ کروایا. اگر ڈیلیٹ نہ کرواتے تو پھر نہیں تھا اتنا, نہیں تھا. وہ دیکھیں دماغ بھی اتنا ہی کام کرتا ہے نا. ابھی ایک عجیب و غریب اپنے ڈیجیٹل میڈیا سے انہوں نے سروے کروا لیا. اچھا ہر جگہ ماری کھاچی ہے اپنے کام کے علاوہ. دیکھیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. لڑائی کا کام آپ کو دیا وہ آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, وہ ہم آپ سے اچھا کروا لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کو لڑوانا ہے تو آپ اچھا لڑتے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے ٹرینڈ کیا, اس کے لیے آپ کو پیسہ دیا, سارا کچھ دیا. اس کے علاوہ جو بھی کام کیا ہے غلطی کی ہے. اس کے علاوہ جو سودا کیا ہے, جو ڈیلنگ کی ہے, جو معاملہ کیا ہے غلط کیا ہے. ایک بھی کام دفاع کے علاوہ ہمارے دفاعی ادارے نے ٹھیک نہیں کیا. سر اس وقت میں آپ کو بتاؤں DGISPR کا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا جو سیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پینٹاگون کا بھی اتنا بڑا, یعنی مودی کے بعد اس خطے کا سب سے بڑا سیل مودی کے بعد مودی کا آپ کو پتا ہے مودی کا سب سے بڑا سیٹ اپ تھا. ابھی مجھے اس کا لیٹسٹ نہیں پتا, لیکن مودی کا سیٹ اپ میں نے ایک دن اس کو اسٹڈی کیا تھا, کیونکہ دیکھیں آبادی بھی ان کی 1.5 ارب کی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے مودی کا, جو بہت ساری ڈفرنٹ لینگویجز میں, بہت سارے الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ بڑا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بہت یعنی پشتو بنا لیا, یہ بنا لیا, اور ڈیجیٹل سیٹ اپ بہت بڑا بنایا. اور سر میں حیران ہوں کہ اتنا پیسہ کھپا رہے ہیں, اتنا پیسہ. نیریٹو کیا ہے؟ صرف ایک ہی کہ عمران خان PTI, اس کو آپ نے ڈیمولش کرنا ہے. اگر یہ کامیاب ہوتے تو کیا عاصم منیر کو آ کر پبلکلی پریس کانفرنس میں کتے کا لفظ استعمال کرنا پڑتا, یہ سوری DGISPR کو, کیا انہیں آ کے پبلکلی پریس کانفرنس کے اندر وہ زبان استعمال کرنی پڑتی جو ایک 3rd کلاس سیاستدان استعمال کرتا ہے؟ ایسا ہی. تو یعنی اگر وہ اوم چودھری کے لیول پہ احمد شریف صاحب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا لگایا ہوا پیسہ کام نہیں کر رہا, ضائع ہو رہا. دیکھیں
मैं आपको एक आपका व्लॉग, मेरा व्लॉग, इसका एक एक लफ्ज और उसके बाद उस पे पता नहीं कहां कहां भेजा जाता है। हाँ हाँ, कि इन पे केस करना हमने बरतानिया में। हाँ, और 3.5 साल हो गए, आप पे एक भी केस नहीं किया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करना है, वो करना है, फलां का वीलॉग, सारे वीलॉग जो हैं उनका वो बन रहा, क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है। मैं कहता हूँ कोई इनको कोई अकल नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। देखिए, कोई 2000 वीलॉग आपके हैं इस मुल्क से, हम्म। कोई 600 वीलॉग मेरे हैं इस मुल्क से। अब इनको इतना हमने काम किया है, यहां पे आके इतनी खबरें दी हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला कि ये हमारे ऊपर इस मुल्क में आकर केस करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी कोई चीज नहीं है, वरना ये तो रोजाना जिस बुनियाद पे जिस तरह ये अरसे लेके बैठे होते हैं, एक एक चीज चेक करते हैं, ये अब तक हम पे केस कर देते जैसे पाकिस्तान में करते हैं। यहाँ पे इन्होंने किए भी हैं, माजी में भी करते रहे, लोगों पे करवाते भी रहे, चैनलों के ऊपर करवाते रहे। यहाँ पे कई चैनल बंद है, चलते ही नहीं है। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर कई पाकिस्तानी चैनल हैं जो नहीं चलते। वो इसलिए नहीं चलते कि वो यहाँ पे केस आ रहे हुए हैं, तो ये हमारे ऊपर क्यों नहीं कर देते थे। मामला ये है कि पाकिस्तान में टिल्ले मुंह के साथ ये कहना बड़ा आसान है कि यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्टर चला दिया कि ये झूठे हैं। अदालत में आगे साबित करना बहुत मुश्किल है, आप ये कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, हम आपको अगर चाहें तो 101 मरतबा झूठा साबित कर सकते हैं, जिस फॉर्म पे आप कहें हम हाजिर हैं। 100% ऐसा ही है। तो इस गुफ्तगू को हम करते हैं। लेकिन कराची ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया। ये कराची, यानी मैं हैरान हो रहा था जिस तरह लियारी के अंदर सुहेल अफरीदी को, अच्छा सुहेल अफरीदी की 2-3 चीजों का मैंने पहले भी कहा था। हाँ जी, एक तो सिक्योरिटी का उनका बड़ा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर जरूरी है। 1। नंबर 2, जो गाड़ियां उनके काफिले में शामिल हों, उन गाड़ियों के बारे में थोड़े मोहतात रहें। ये गाड़ियां कहां से आई हैं, किसकी हैं, स्टिकर के साथ कुछ गाड़ियां शामिल हो सकती इसमें ना इमरान भाई, इस गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा, अगला प्रोग्राम इससे इंटरलिंक है, वो भी सुनिएगा। उसमें हम आपको कुछ बताएंगे कि DGISPR ने जो गुफ्तगू की और उसके बाद क्या हुआ। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।